देखती आंखों सुनते कानों। आप सबको एडवोकेट खालिद सैदी का सलाम। आप देख रहे हैं कास यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल। ये चैनल स्टूडेंट, लॉ स्टूडेंट, नए वकला और उन तमाम अफराद के लिए इंतहाई मुफीद है जो लॉ को एज ए सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और इस फील्ड में अपना एक मकाम बनाना चाहते हैं। ये वीडियो खास तौर पर उन तलबा तलबात के लिए है जिन्होंने हाल ही में लॉ की डिग्री कंप्लीट की है या हाल ही में एज एन एडवोकेट उन्होंने इनरोलमेंट हासिल की है बार की। आज की इस वीडियो में हम तफसील से डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में लॉ का क्या स्कोप है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को इख्तिताम तक ज़रूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है इसके ज़रिए आपको बहुत मुफीद मालूमात हासिल होंगी। तो आज की इस वीडियो का हम आगाज़ करते हैं। सबसे पहले लफ्ज़ है स्कोप। सवाल ये होता है कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ स्कोप। स्कोप के माने क्या होते हैं, मतलब क्या होता है। आमतौर पर दायरे कार, मौक़े और मंजिल के अहदाफ को स्कोप कहा जाता है और इन तमाम चीज़ों के हुसूल के लिए इंसान मेहनत करता है, जद्दोजहद करता है, इल्म हासिल करता है और सबको यकजा करने के बाद अपनी मंजिल को पाने की कोशिश करता है। अब बात यह है कि इंसान अपने कैरियर का जब आगाज़ करता है तो उस वक्त भी उसको ये लफ्ज़ सुनने को मिलता है कि कैरियर स्कोप। अब सवाल ये होता है कि वो तो स्कोप था, ये कैरियर स्कोप क्या होता है। कैरियर स्कोप बेसिकली स्पेस और अपॉर्चुनिटी फॉर एक्शन और थॉट। ये दो चीज़ों का मजमुआ होता है, एक्शन और थॉट, कि आपने अमल करना है और अपनी सोच जो है उसको मुस्बत रखना है। सोच मुस्बत होगी, अमल किया जाएगा, लाजमी तौर पर इंसान कामयाब होगा। हम जिस माशरे में रहते हैं इसमें कुछ मिथ, अल्फाज, मुहावरे ज़बान ज़द आम हैं और ख़ास तौर पर लॉ के सब्जेक्ट के हवाले से कि जनाब लॉ का सब्जेक्ट जो है ये फजूल सब्जेक्ट है, पाकिस्तान में लॉ की कोई स्कोप नहीं, तमाम वकला जो है वो झूठ बोलते हैं, ये एक हवाई रोज़ी है, इसमें कोई मुस्तक़बिल नहीं और इसके अंदर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, पैसा नहीं। जबकि हकीकत में इन तमाम चीज़ों से लॉ का कोई ताल्लुक नहीं। लॉ के सब्जेक्ट पढ़ने के बाद, LLB कंप्लीट करने के बाद, एनरोलमेंट हासिल करने के बाद कोई भी शख्स ये नहीं हो सकता कि वो अपनी मंजिल को ना पाए, क्योंकि इंसान जो सोचता है अल्लाह तबारक व तआला उसको वही अता करता है, क्योंकि कुरान के अल्फाज हैं, इंसान जो सोचता है वो उसको मिलता है। और आप इस बात को जहन नशीन कीजिए कि हर फील्ड का एक सुल्तान होता है या इमाम होता है और वो होता है जो कि मेहनत करता है, यकीन के साथ कोशिश करता है और उसका एक दायरेकार होता है कि उसने क्या हासिल करना है, अपनी मंजिल के अहदाफ मुकर्रर किए होते हैं और जो शख्स मंजिल के अहदाफ मुकर्रर कर ले तो कामयाबी उसके कदम चूमती है। हेलो व्यूअर्स, यहाँ ये जहन नशीन रखिए कि इसको डिग्री या फील्ड में नहीं होता, बल्कि बंदे के अंदर होता है कि इंसान के अंदर कितना करंट है, कितने उसके अंदर सलाहियत है, उसका क्या शौक का मयार है, वो कितनी मेहनत करता है, वो सब्र करता है, वो जद्दोजहद करता है, वो सीखता है, काम काम और काम को अपना मकम नज़र बनाता है। और यही वजह है कि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, कि बिलाखिर वो कामयाबी की मनाजिल तय करता चला जाता है। व्यूअर्स, ये जहन में रखिएगा कि डिग्री पैसा नहीं रास्ता देती है,
اس کے لیے آپ کو سیکھنا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے، لیٹ آور میں اسٹڈی کرنی پڑتی ہے، کام کرنا پڑتا ہے، سینئر کی رسپیکٹ کرنی پڑتی ہے۔ طلباء طلبات، آپ ذہن میں رکھیے کہ لا سے بہترین شعبہ کوئی نہیں، اس میں انتہائی روشن مستقبل ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ وکالت کے بھی بے شمار شعبے ہیں۔ آپ جتنی محنت کریں گے جس شعبے میں، ضروری طور پر انشاءاللہ آپ کا نام بنے گا۔ جب تک یہ دنیا قائم و دائم ہے، جرم و سزا کا سلسلہ چلتا رہے گا، اللہ رہتی دنیا تک قائم و دائم رہے گا۔ اس کا مستقبل ہمیشہ روشن تھا، روشن ہے اور روشن رہے گا۔ صرف 3 چیزیں لازمی ہیں: سیکھنا، کوشش کرنا، سینئر کی رسپیکٹ کرنا، اور سینئر سے اپنے مستقبل کی رہنمائی حاصل کرنا۔ ہیلو ویورس، دوران تعلیم آپ کورٹ کچہری ضرور گئے ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر مختلف اقسام کے وکلا گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ عمومی طور پر 3 قسم کے وکلا آپ کو نظر آتے ہیں۔ ایک وہ جو پھٹا لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ وکلا کے چیمبرز ہوتے ہیں، اور کچھ وکلا کے انتہائی شاندار چیمبرز ہوتے ہیں۔ کوئی 10,000 میں کیس فائل کر رہا ہوتا ہے تو کوئی اسی کیس کے 1,00,000 روپے لے رہا ہوتا ہے، اور کچھ وکلا اسی کیس کے 10,00,000 روپے بھی لیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ فرق صرف اور صرف یہ ہے سوچ کا، کیونکہ کالج بھی ایک تھا، کتابیں بھی ایک تھیں، اساتذہ بھی ایک تھے، مگر فرق جو تھا وہ تھا سوچ کا، نظریے کا، فلسفے کا، خود اعتمادی کا۔ اور مجھے محبت ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کب۔ یہ جو انسان کی سوچ ہوتی ہے، نظریہ ہوتا ہے، فلسفہ ہوتا ہے، خود پر اعتماد ہوتا ہے، یہی انسان کو آگے لے جاتا ہے، اور یہی چیز اس کو مجبور کرتی ہے سیکھنے پر، کوشش کرنے پر، جدوجہد کرنے پر، آگے بڑھنے پر۔ علامہ اقبال کا ایک خوبصورت سا جملہ آپ کو یاد ہوگا کہ یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر۔ یقین کیجیے گا کہ جس طالب علم کے اندر، جس وکیل کے اندر اپنے آپ پر یقین ہو، اس کے اندر جذبہ ہو سیکھنے کا، اس کے اندر جذبہ ہو آگے بڑھنے کا، تو دنیا کی کوئی طاقت اسے آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی، کیونکہ کام کام اور کام انسان کو اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، جتنے بھی بڑے نامور وکلا دنیا میں گزرے ہیں یا موجود ہیں، ان تمام میں ایک مشترکہ چیز تھی۔ وہ کیا چیز تھی؟ ان کا شوق، جدوجہد، پیشن۔ انہوں نے عشق کیا اپنے کام سے، اپنے سبجیکٹ سے، پڑھا، سیکھا، سینئر سے سیکھا، سینئر کی رسپیکٹ کی، اور کتابوں کو اپنا خاص محبوب بنایا، اور بالآخر تاریخ میں وہ نام زندہ جاوید تھے اور زندہ جاوید ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال، بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، اعتزاز احسن صاحب، اور بے شمار ایسے نام جنہوں نے اپنے فیلڈ سے عشق کیا، سیکھا، سمجھا، جدوجہد کی، ان کے نام ہمیشہ تاریخ میں اچھے الفاظ میں لکھے جائیں گے۔ اسی طرح سے گاندھی ہو گیا، ٹرمپ ہو گیا، جو بائیڈنس ہو گیا، یہ تمام وہ لوگ ہیں جو کہ وکالت کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ کہ ویسے تھے وکیل، آپ
3 چیزوں کا خیال رکھیں گے. پہلی بات یہ ریڈنگ، دوسری بات ڈرافٹنگ، اور تیسری چیز اور سب سے اہم چیز اپنے سینئر سے گائیڈ لائن لیں گے، سیکھیں گے اور سیکھنے کے اس عمل کو قائم و دائم رکھیں گے، کیونکہ سیکھنا ہی زندگی ہے اور کامیابی ہے. اب ہم اپنے مین سبجیکٹ کی طرف چلتے ہیں کہ ٹریڈیشنل لا کیریئر کیا ہوتا ہے. ٹریڈیشنلی طور پر when you think of law as a career option, the image that may come to your mind is that of a legal practitioner who only job description include representing their clients in a court of law. عمومی طور پر جب آپ کے ذہن میں وکالت کو ایز اے سبجیکٹ، ایز اے کیریئر اپنانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے تو آپ کے ذہن میں یہ چیز تصور کلیئر بنتا ہے کہ وکیل ایک وہ شخص ہوتا ہے جس کی جاب ڈسکرپشن ہوتی ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ کو ریپرزینٹ کرے کورٹس کے اندر. جی بالکل ایسا ہے، ایسا ہوتا ہے. اور ٹریڈیشنلی طور پر بھی اور آج بھی بنیادی طور پر وکیل کا کام اپنے کلائنٹس کی رہنمائی کرنا اور ان کے کیسز کو کورٹ میں ریپرزینٹ کرنا ہی ہوتا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ دور حاضر میں nowadays the preview of law as a choice of profession has expanded greatly. A degree holder in law has a wide variety of options or select from when it comes to deciding his her future. کہ اس نے وکالت کرنی ہے، اس نے کسی فرم کو جوائن کرنا ہے، اس نے جوڈیشری میں جانا ہے، اس نے کسی اور فیلڈ کو جوائن کرنا ہے جو لا سے ریلیٹڈ ہے، تو اس میں اس کو ایک وسیع فیلڈ ملتی ہے، آپشن ملتا ہے، اور وہ اس کو چوز کرنے کے بعد اپنے مستقبل کا بہتر فیصلہ کرتا ہے. یا اس کو ہم اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کیریئر اسکوپ اینڈ آپشن LLB کرنے کے بعد، جب آپ لا کرنے کے بعد اپنا انرولمنٹ حاصل کرنے کے بعد فرسٹ اسٹیپ اٹھاتے ہیں اپنے فیوچر کی چابی گھماتے ہیں، اپنے فیوچر کی گاڑی کو اسٹارٹ کرتے ہیں، تو آپ کے پاس اس وقت مختلف قسم کے آپشنس ہوتے ہیں جن میں سے کسی ایک آپشن کو آپ اختیار کرتے ہوئے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں. آپ بیستے لا اسٹوڈنٹ ایڈوکیٹ بن سکتے ہیں، جوڈیشل سروسز میں جا سکتے ہیں، پبلک پروسیکیوٹر بن سکتے ہیں، سول سروسز میں بھی آپ جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ لا فرم جوائن کر سکتے ہیں، کارپوریٹ فرم جوائن کر سکتے ہیں، اپنی لا فرم بنا سکتے ہیں اور کارپوریٹ آفس جوائن کر سکتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کا. اسی طرح سے آپ اکیڈمکس میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں بچوں کو، ان کا مستقبل بنا سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اہم فیلڈ جو ہے اس کو بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں جسے جرنلزم کہتے ہیں، لا جرنلزم. تو یہ وہ شعبے ہیں کہ جن کو آپ بطور کیریئر استعمال کر سکتے ہیں، بطور کیریئر آپ اختیار کر سکتے ہیں اور ایک بھرپور اور اچھی زندگی گزار سکتے ہیں اور لا کی فیلڈ میں اپنا مقام بنا سکتے ہیں. آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے ڈسکس کریں گے ٹاپ 8 کیریئر ان لا in Pakistan. Which one should you choose in 2023? In this video, you will learn about the top 8 career option in law in Pakistan. اور وہ ہوتے کیا ہیں، ان کو ہم کس طرح سے ایکسپلین کر سکتے ہیں، وہ کون سے 8 کیریئرز ہیں جن کے متعلق ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کر رہے ہیں. تو اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیے گا. مجھے امید ہے اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو بہترین معلومات ملیں گی ان پاکستان.
صحیح کیریئر کا چناؤ بہت اہم ہوتا ہے۔ اگر آپ لا سیکٹر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس میں مختلف قسم کے آپشنز آپ کو ملیں گے۔ اس ویڈیو کو آپ بڑے غور سے دیکھیے گا، سنیے گا اور سمجھیے گا۔ اس کے ذریعے آپ کو بہت بہتر معلومات میسر آئیں گی۔ لا کی فیلڈ جو ہے اس میں عزت ہے، شہرت ہے، بہتر آمدن کے مواقع ہیں۔ یہ ایک وسیع فیلڈ ہے اور آپ اس کو اختیار کر کے دولت، شہرت، عزت سب حاصل کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں 8 کیریئر لا کے بہت مشہور ہیں، جس میں نمبر 1 لیٹیگیشن ایز این ایڈوکیٹ، سول لا، کرمنل لا، جوڈیشل سروسز ججز، پبلک پروسیکیوٹر گورنمنٹ لائرس، سول سروسز گورنمنٹ جاب اور سول سروینٹ، کارپوریٹ لا فرم کارپوریٹ لائر، لا فرم لا ایسوسیٹس، اکیڈمک این آر این ڈی، لیگل جرنلسٹ۔ یہ 8 شعبے ہیں جن میں عمومی طور پر لا گریجویٹ اپنی قسمت آزمائی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور اپنا کوشش کے نتیجے میں نام بناتے ہیں۔ اب ہم جانیں گے کہ لیٹیگیشن ایز این ایڈوکیٹ کیا ہوتا ہے، یا اس کو دوسرے لفظوں میں کہیں کہ انڈیپینڈنٹ پریکٹیشنر کیا ہوتا ہے۔ کہ بحیثیت وکیل لائسنس حاصل کرنے کے بعد جب کوئی شخص اپنے طور پر اپنی ذاتی پریکٹس کا آغاز کرتا ہے، چاہے وہ سول ایڈوکیٹ ہو چاہے کرمنل ایڈوکیٹ ہو، تو اس کو مختلف قسم کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ جو شعبہ ہے اس میں جب وہ اپنے طور پر انڈیپینڈنٹ کام کرتا ہے تو اس کو کچھ فوائد حاصل ہوتے ہیں اور کچھ نقصانات کا بھی اس کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ پہلا فائدہ لیٹیگیشن کا، نمبر 1، یو ڈیسائڈ ہاؤ ٹو گیٹ تھنگ ڈن اینڈ ان واٹ اسپیس۔ بحیثیت وکیل آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ چیزوں کو کس طرح کرنا ہے اور کس رفتار سے کرنا ہے۔ یو آر یور اون باس، آپ اپنے ذاتی باس ہوتے ہیں۔ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے اس عمل سے آپ کو یا آپ کے کلائنٹ کو کیا فائدہ ہوگا، اس لیے آپ بھرپور کوشش کرتے ہیں، توجہ دیتے ہیں اپنے کام پر، اپنے کیس پر، اور بہتر سے بہتر رزلٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیسری چیز سیٹسفیکشن۔ جب کوئی شخص اپنے طور پر کام کرتا ہے اور اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس کے اس کام کا کیا نتیجہ نکلے گا، تو وہ بھرپور طریقے سے محنت کرتا ہے، کیس کو فائٹ کرتا ہے، جیتتا ہے، اور جب وہ کیس فائٹ کر کے جیت کے واپس آتا ہے تو اسے ایک سکون ملتا ہے، سیٹسفیکشن ہوتی ہے، اور اس میں ایک مزید جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس سے بہتر کر کے دکھا سکتا ہے، جس کے لیے وہ بھرپور جدوجہد اور کوشش کرتا ہے۔ اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ گڈ سورس آف انکم۔ جب بحیثیت وکیل انڈیپینڈنٹ کوئی شخص پریکٹس کرتا ہے تو اس کی فیس بھی وہ خود طے کرتا ہے۔ اس فیس میں سے جو منیمم خرچے ہوتے ہیں وہ کرتا ہے، اس کے بعد جو بچت ہوتی ہے، جو آمدن ہوتی ہے، وہ اس کو اپنی ضروریات، اپنی آسائشات اور اپنی مزید بہتر زندگی کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو استعمال کرتا ہے۔ جبکہ اس کے فوائد کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ پہلا نقصان کہ یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام اسکریچ، کہ آپ جب اپنے کام کا، اپنی انڈیپینڈنٹ پریکٹس کا آغاز کرتے ہیں تو اس وقت آپ ابتدائی مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں، نئے ہوتے ہیں، لوگ آپ کو پہچانتے نہیں ہیں، آپ کی کلائنٹیج کم ہوتی ہے، تو اس وجہ سے آپ کو کیا ہے، شروع جو دن ہوتے ہیں اس میں کافی سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ زیرو سے شروع ہوتے ہیں۔ اس کے نیکسٹ جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ a lot of time efforts is required to establish yourself، کہ آپ کو اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہم وقت محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے، لیٹ آور سٹنگ کرنی پڑتی ہے، بہت ریڈنگ کرنی پڑتی ہے، تب جا کر آپ اسٹیبلش ہوتے ہیں۔ اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ ابتدائی جو ادوار ہوتے ہیں، جب آپ پریکٹس شروع کرتے ہیں
تو वो जो अरसा होता है इब्तदा का, उसमें आपको चंद साल तक माशी और माली मुश्किलात का शिकार होना पड़ता है, और जो आमदन और जो आपके ज़राए और आपकी ज़रूरियात हैं उनके दरमियान आपको बेहतर अंदाज में वर्किंग करनी पड़ती है ताकि आप किस किस्म की माशी मुश्किलात का शिकार ना हो। उसके बावजूद भी इब्तदाई सालों में माशी मुश्किलात आपको दरपेश आती हैं। हेलो व्यूअर्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि जुडिशल सर्विसेज क्या होती है। कोई भी वकील 2 साल की प्रैक्टिस कंप्लीट करने के बाद जुडिशल सर्विसेज एग्जामिनेशन में अपेयर हो सकता है और उसको पास करके वो जुडिशरी का हिस्सा बन सकता है। बहैसियत जुडिशल मेंबर उसको बहुत सारे फ़वाइद के साथ साथ चंद नुकसान भी होते हैं। आज उन फ़वाइद और नुकसान को हम इन डिटेल 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि उसके क्या फ़वाइद और नुकसान होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा कि बहैसियत जुडिशल मेंबर इसमें इज़्ज़त तकरीम होती है। ये वो होता है कि जिसको हर शख्स इज़्ज़त की निगाह से देखता है, हर शख्स इसका अदब करता है, इसमें प्रेस्टीज होती है। नंबर 2, हैंडसम स्टार्टिंग सैलरी, इसमें माकूल आमदन होती है शुरू से जब वो ज्वाइन किया जाता है। इसके बाद इसका तीसरा फ़ायदा है कि रूटीन नॉर्मल लोड ऑफ वर्क होता है। इसमें कोई एडिशनल वो लोड ऑफ वर्क नहीं होता, भाग दौड़ नहीं होती, एक रूटीन वर्क होता है जिसको बीइंग ए मेंबर वो करता है। इंक्रीज इन सैलरी विथ अपग्रेडेशन ऑफ पोस्ट, जो वो अपने दर्जात अपनी पोस्ट को अपग्रेड करता चला जाता है, उसके साथ साथ उसकी सैलरी उसकी मराहत वगैरह में भी उसी हिसाब से इजाफा होता चला जाता है। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि अदर गवर्नमेंट पर्क्स जितने भी लाइक अलाउंसेस, गवर्नमेंट अकोमोडेशन, ऑफिशियल व्हीकल एक्सेट्रा जो भी चीज़ें होती हैं वो उसको गवर्नमेंट के मुरवजा क़वानीन के तहत दी जाती हैं और वो उनको यूटिलाइज़ करता है, इंजॉय करता है। जुडिशल सर्विसेज के फ़वाइद के साथ साथ इसके चंद नुकसान भी हैं, जिनमें से पहला नुकसान जो है वो ये है कि लिमिट ऑन पब्लिक बिहेवियर, कि उसे पब्लिक से अपने आप को लिमिट में रखना होता है, एक हदूद में रहना होता है, ओपनली वो कहीं पर मूव नहीं कर सकता, किसी भी पब्लिक प्लेस पे किसी पब्लिक पार्टी में बिला वजह नहीं जा सकता। इसके अलावा मॉनिटर्स वर्क होता है, उसके ऊपर जो काम होता है वो तरतीब में नहीं होता, बेतरतीब काम होते हैं और एज़ पर पॉलिसी उसको चलना होता है जो उसको उसके सीनियर्स ने दी होती है। इसके अलावा कंस्टेंट पब्लिक सिक्योरिटी, आवाम जो है वो जो फौरी तौर पर उसका रद्द-ए-अमल आता है उसके फैसले के ऊपर और उसको बहुत ही मोहतात अंदाज में काम करना होता है। इसके साथ साथ लिमिटेड सोशल लाइफ होती है उसकी, कि उसकी जो समाजी ज़िंदगी होती है वो इंतहाई महदूद होती है, उसको बहुत मोहतात अंदाज से अपनी ज़िंदगी को गुजारना होता है। इसी तरह से पोस्टिंग इन रिमोट एरिया ड्यू टू पब्लिक और पॉलिटिक्स, चूँकि गवर्नमेंट के मुख्तलिफ महकमों में काम के साथ साथ सियासत भी चलती है और सियासी बुनियादों पर पोस्टिंग जो है वो दूर दराज इलाकों में की जाती है लाइकिंग डिसलाइकिंग की बुनियाद पर, और ये सबसे बड़ा नुकसान है जुडिशल सर्विसेज का। अब हम देखेंगे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, यानी कि सरकारी वकील क्या होता है। सरकारी वकील 2 तरह के होते हैं। अगर वो क्रिमिनल मैटर में सरकार को मामलत करें, वैसे सरकारी वकील काम करें, तो उनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। जबकि अगर वो सिविल मैटर में सरकार की मदद करें, सरकार के केसेस करें, गवर्नमेंट की तरफ से केसेस को परसू करें, तो उनको पब्लिक प्लीडर्स कहा जाता है। अब इनके बहुत सारे फ़वाइद और नुकसान होते हैं जिनको हम इन डिटेल देखते हैं कि एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या फ़वाइद और क्या नुकसान होते हैं। तो इसका पहला फ़ायदा जो वो ये है कि फ़िक्स मंथली सैलरी नॉट ऑन अ केस बाय केस बेसिस, कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है वो सरकारी वकील होता है, वो सरकार की तरफ से पेश होता है, वो
गवर्नमेंट के केसेस को परसू करता है क्रिमिनल मैटर में, उसकी तनख्वाह फिक्स होती है। आम वकील की तरह से वो केस बाय केस पैसे नहीं लेता, बल्कि उसे मंथली सैलरी मिलती है। इसी तरह से मंथली सैलरी के साथ साथ पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है उसको गवर्नमेंट के जितने भी पर्क्स होते हैं, फ़वाइद होते हैं, अलाउंसेस होते हैं, घर की रिहाइश होती है, गाड़ी वगैरह, वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं और वो उनको इंजॉय करता है। एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है उसकी भी लिमिट होती है, वो भी महदूद ज़िंदगी गुजारता है, उसकी भी कुछ उसके ऊपर पाबंदियाँ होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि वो आम पब्लिक प्लेस पे यानी कि इस तरह से मूव नहीं कर सकता जैसे कि एक आम वकील करता है। इसके साथ साथ इसके कुछ नुकसानात हैं, और इसके नुकसानात में पहला नुकसान जो है वो कि ओवर बर्डनिंग ऑफ केसेस। सरकार के जिस तरह से केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसी तरह से उन केसेस की पैरवी करने वाले वकीलों की तादाद, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तादाद कम है, जिसकी वजह से हर पब्लिक प्रोसिक्यूटर या प्लीडर जो होता है उसके ऊपर केसेस का एक बहुत बर्डन होता है, और उसको उन केसेस को रिजॉल्व करने के लिए, चलाने के लिए टाइम के साथ साथ मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है, लेट सेटिंग करनी पड़ती है, और अपनी मेहनत के साथ साथ उसे टाइम देना पड़ता है। इसका दूसरा नुकसान जो होता है वो ये होता है कि काम की निस्बत उसका जो मुआवजा होता है या तनख्वाह होती है वो कम होती है। और द सैलरी प्रोवाइड इन मच लेजर कंपेयर टू द वर्कलोड, कि जिस नौयत के उसके पास केसेस होते हैं या जितना लोड ऑफ वर्क होता है उस हिसाब से उसकी सैलरी या मराहत नहीं होती। लॉ ऑफिस या फर्म क्या होता है, कॉर्पोरेट लॉ में किस तरह से काम किया जाता है, उसके क्या फ़वाइद और क्या नुकसान होते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा जो होता है वो ये होता है कि हैंडसम इनकम, उम्दा आमदनी। जो लोग कॉर्पोरेट लॉ ऑफिस ज्वाइन करते हैं या कॉर्पोरेट लॉ फर्म ज्वाइन करते हैं या एज ए कॉर्पोरेट लॉयर काम करते हैं, एडवोकेट काम करते हैं, उनकी आमदनी आम वकला की निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतर अच्छी होती है। इसी वजह से उनकी लाइफ स्टाइल भी बेहतर होता है। नंबर 2, नॉर्मल वर्क लोड। उनके ऊपर काम का भी जो लोड होता है वो एक हद तक होता है, नॉर्मल होता है, एडिशनल कोई वर्क लोड उनके ऊपर नहीं होता। इसी तरह से स्टेबल वर्किंग आवर होते हैं उनके पास, काम के औकातकार होते हैं कि 9 to 5 उन्होंने करना है। ये चूँकि ऑफिशियल वर्किंग आवर होते हैं, इसीलिए जो कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स होती हैं या कॉर्पोरेट लॉयर्स होते हैं उनके वर्किंग आवर भी बेहतर और उम्दा होते हैं बनिस्बत दूसरे वकला के, और उनको लेट आवर तक वर्किंग नहीं करनी होती। हाँ, ये है कि कंटिन्यूस डेस्क जॉब, क्लरिकल जॉब, हार्ड वर्क के इसमें काम करने वाले जो लोग होते हैं वो डेस्क जॉब होती है उनकी, जस्ट लाइक क्लर्कल काम होता है उनका, सख्त मेहनत होती है, जवाबदेह होते हैं। इसका दूसरा नुकसान ये है कि इसका जो काम करने का तरीक़ाकार हो बिल्कुल बेतरतीब होता है। वो एक काम अभी वो कर रहे होते हैं, दूसरा काम उनको दे दिया जाता है, और वो इस तरह से मखमसे का शिकार हो जाते हैं कि पहले कौन सा काम करें, और उनको अपनी प्रायोरिटी खुद डिसाइड करनी होती है। इसके अलावा द वर्क प्रोफाइल इज़ लिमिटेड टू द कॉर्पोरेट सेक्टर, कि सेक्टर जो है ये बड़ा महदूद सेक्टर है, इसमें काम करने वाले जो लोग होते हैं उनकी प्रोफाइल भी लिमिटेड होती है बनिस्बत इसके कि जो एक आज़ाद प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, चाहे वो सिविल की हो चाहे क्रिमिनल की हो, उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं मूव करने की, या उनको बहुत सारी ब्रांचेस में शेयर करने का मौका मिलता है। हेलो व्यूअर्स, अब हम देखते हैं कि लॉ फर्म या लॉ एसोसिएट क्या होती है और इसके क्या फ़वाइद और नुकसान होते हैं। तो वन बाय वन हम इनको देखते हैं। नंबर 1, इसके फ़ायदे। पहला फ़ायदा ये है कि स्टेबल रेम्यूनरेशन के मुनासिब आमदनी होती है, मुनासिब मुआवजा मिलता है, किस किस्म की कोई और एडिशनल इसमें बेनिफिट्स नहीं होते। नंबर 2, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बीइंग ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, लॉ एसोसिएट काम करती है। इसी वजह से यहाँ पर जो काम होता है वो ऑर्गेनाइज प्रोसीजर के तहत होता है, सेटअप फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ एक मुनासिब तरीके से तरतीब से होती है, मुनज़्ज़म तरीके से काम होता है, जो काम है उसकी नौइयत बेहतर तरीके से होती है बनिस्बत दूसरी जगहों के। इसका जो नुकसान है वो ये है
کہ यहाँ पर a lot of work burden, काम बहुत होता है जिसका बोझ होता है, और बाज़ औक़ात जो है वो लेट वर्किंग आवर्स में भी सिटिंग करना पड़ती है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि यू नीड टू गेट थिंग डन द वे योर सीनियर वांट, आपको उस अंदाज में काम करना होता है जैसे कि सीनियर चाहता है। यहाँ पर आपकी अपनी अक्ल व दानिश अपनी जगह पर होती है, मगर काम उस अंदाज में करना होता है जैसे कि सीनियर चाहता है। आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, मगर उसको इम्पोज नहीं कर सकते। करना वो होता है जो सीनियर ने कहना होता है, उस अंदाज में आपने काम को कंप्लीट करना होता है, क्योंकि बकौल सीनियर के बॉस इज़ ऑलवेज राइट। हेलो व्यूअर्स, अब हम लीगल कैरियर के सबसे अहम टॉपिक की तरफ आते हैं, जिसको हम एकेडमिक एंड रिसर्च या कॉलेज ऑफ लॉ का नाम देते हैं। ये वकालत का वो शोबा है कि बहुत सारे लोग वकालत पढ़ने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, लाइसेंस लेने के बाद प्रैक्टिस करते हैं कुछ अर्सा, और उसके बाद वो प्रैक्टिस के बजाय जो है मुख्तलिफ़ किस्म के लॉ कॉलेज या इंस्टीट्यूशन जो है उनको ज्वाइन कर लेते हैं, एज ए प्रोफेसर एकेडमिक्स को ज्वाइन कर लेते हैं, और वहाँ पर वो अपनी खिदमात देते हैं। वहाँ पर लॉ के स्टूडेंट्स को वो लॉ पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, और ये एक अहम शोबा है जहाँ से ये वो दरसगाह है जहाँ से बेशुमार तालिब इल्म लॉ सीख के निकलते हैं और बहुत उम्दा और अच्छे किस्म के लॉयर बनते हैं। तो इस शोबे के भी जो है मुख्तलिफ फ़वाइद और नुकसानात हैं। जस्ट लाइक कि एकेडमिक एंड रिसर्च जो डिपार्टमेंट है हमारा, इसके कुछ फ़वाइद और कुछ नुकसानात हैं। पहला फ़ायदा जो है उसका ये है हैंडसम डिसेंट सैलरी, कि बहैसियत प्रोफेसर, बहैसियत लेक्चरर, लॉ कॉलेज या इंस्टीट्यूशन जो है वो फिक्स सैलरी देते हैं, साथ ही साथ जो कि बहुत हैंडसम सैलरी होती है, अच्छी आमदनी होती है, और उसके अलावा दीगर बेनिफिट्स भी बसा औक़ात दिए जाते हैं। इसका दूसरा फ़ायदा जो होता है कि मुस्तकिल सीखने का अमल होता है, दी कॉन्स्टेंट लर्निंग एक्सपीरियंस। बीइंग ए लॉयर, बीइंग ए लॉ प्रोफेसर, पढ़ने के लिए जितना पढ़ना होता है, पढ़ाने के लिए उससे ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई चीज़ खुद पढ़नी है तो एक बुक पढ़ेगा आदमी, लेकिन जब स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है, समझाना होता है, तो उसके लिए उसे रेफरेंस के तौर पे कई कुतुब का मुताला करना होता है। इस वजह से द कॉन्स्टेंट लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, सीखने का बहुत अच्छा मौका मिलता है बीइंग ए लॉयर। इसके अलावा इसमें जो दूसरा फ़ायदा है वो ये कि फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर होता है। इसमें चंद घंटे काम करना होता है। जो भी इंस्टीट्यूशन के टाइम्स होते हैं मॉर्निंग में या लेट इवनिंग में, उसमें यानी कि जाकर लेक्चर देना होता है बीइंग प्रोफेसर या लेक्चरर, और उस चंद घंटे में काम के एवज़ एक अच्छी आमदनी उसको मिलती है बेनिफिट्स के साथ। इसी तरह से लेस वर्क बर्डन होता है। इसमें महदूद किस्म का यानी कि जो है बोझ होता है, काम होता है, मगर बर्डन लेस होता है, कम होता है। इसके नुकसानात में पहला नुकसान जो है वो ये है कि लैक ऑफ फंडिंग और लीगल रिसर्च इन पाकिस्तान। चूँकि पाकिस्तान एक पसमानदा ममालिक में शुमार किया जाता है, तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार किया जाता है, इसलिए यहाँ पर माली मसाइल और वसाइल जो है वो कम है। इसी वजह से जो रिसर्च का शोबा है, जिसे हम R&D कहते हैं, उसके ऊपर कोई भी इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता, और यही वजह है कि इसका एक नुकसान ये है कि लैक ऑफ फंडिंग और लीगल रिसर्च की वजह से जो लोग सीखना चाहते हैं, जो इसमें बेहतरी लाना चाहते हैं, उनके इख्तियारात महदूद होते हैं। इसका एक नुकसान ये भी है कि ये जो है ये बेतरतीब काम होते हैं। जो आपका अपना शुबा है पढ़ना पढ़ाना, उसके अलावा भी जो इदारा होता है वो टाइम टू टाइम मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब असाइनमेंट देता रहता है, चाहे वो वर्कशॉप हो या सेमिनार्स हो वगैरह वगैरह, उसमें भी वो उनकी सर्विसेज को अवेल करते हैं, और बीइंग एम्प्लॉय उसको वो सर्विसेज देनी पड़ती हैं। इसके अलावा जो है वो जो उसको सबसे बड़ा नुकसान होता है वो कि एक्सेप्शन टू डिस्चार्ज नॉन एकेडमिक फंक्शन और एनी अदर रीजंस, के काम के अलावा भी
उसको दीगर फ़राइज़ मनसबी अदा करने पड़ते हैं। हेलो व्यूअर्स, दीगर लीगल कैरियर की तरह से लीगल जर्नलिज़्म जो है वो भी एक कैरियर है, और बहुत सारे ऐसे लॉ के स्टूडेंट्स हैं जिनको जर्नलिज़्म में इंटरेस्ट होता है, तो वो लीगल लाइसेंस लेने के बाद, कुछ अरसे सर्विस अपने देने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद लीगल जर्नलिज़्म को फुल टाइम ज्वाइन कर लेते हैं। और जिस तरह से मुख्तलिफ लॉ कैरियर में फ़वाइद और नुकसानात हैं, इसी तरह से इसमें भी चंद फ़वाइद और नुकसानात हैं। आज हम आपसे वो शेयर करते हैं। नंबर 1, लीगल जर्नलिस्ट या जर्नलिज़्म क्या होता है। और पहला फ़ायदा इसका ये है कि हैंडसम सैलरी और पे। इसमें चूँकि ज़्यादातर जर्नलिज़्म से लोग वाबस्ता होते हैं, टीवी वगैरह से, अखबार से, तो इन शोबों में बाकायदा तौर पर एक अच्छी सैलरी या पे इनको दी जाती है। इसका दूसरा फ़ायदा जो है वो ये है कि इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग, कि यहाँ पर काम सीखने का, सिखाने का, आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका होता है, इसीलिए लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसका एक फ़ायदा जो है वो ये है कि हेल्प्स इन डेवलपिंग कॉन्टैक्ट्स विद पीपल ऑफ डिफरेंट फील्ड। ए जर्नलिस्ट, एक शख्स मुख्तलिफ लोगों से मिलता है, उनसे बात करता है, उनसे शेयरिंग करता है, और चूँकि वो मुख्तलिफ फील्ड्स के मुख्तलिफ ऑफिशल्स होते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशल्स होते हैं, मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान होते हैं, तो उस डेवलपमेंट की वजह से उनके ताल्लुकात बेहतर होते हैं, बढ़ते हैं, और हेल्पिंग इन डेवलपिंग कॉन्टैक्ट विद पीपल्स ऑफ डिफरेंट फील्ड, उसके दूसरे शोबे के लोगों से भी बहुत अच्छे मेल जोल या ताल्लुकात बन जाते हैं, जो उसको बवक्त ज़रूरत काम भी आते हैं या उसके लिए बेहतर साबित या सूदमंद होते हैं। इसके नुकसानात में पहला नुकसान जो है वो ये है कि लिमिटेड कैरियर ग्रोथ, इसमें महदूद ग्रोथ है। इसमें अगर यानी कि कोई शख्स जर्नलिज्म में चला गया एज ए जर्नलिस्ट, तो वो जर्नलिज्म का काम करेगा, जबकि एक लॉयर मुख्तलिफ फील्ड में बैक वक्त काम कर सकता है। हर इदारा जो है अच्छी सैलरी नहीं देता, कुछ इदारे जो है वो महदूद सैलरी भी देते हैं या नॉर्मल आमदनी होती है, जिसकी वजह से ये हैंड टू माउथ भी हो सकते हैं। इसी तरह से लिमिटेड टू द फोर वॉल्स ऑफ द कोर्ट्स, इनको कोर्ट कचहरी की कवरेज करने के लिए जर्नलिस्ट के तौर पर महदूद होना पड़ता है कोर्ट की चारदीवारी में, जिसकी वजह से इनकी जो अपनी ज़िंदगी होती है या सोशल लाइफ होती है वो बुरी तरह से मुतासिर होने का अंदेशा होता है या बाज़ वक़्त हो भी जाती है।